हेलो डियर स्टूडेंट, टॉपर्स कोचिंग क्लास के इस वंडरफुल सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इस सीरीज़ में हम लोग सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डिस्कस करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। तो फ्रेंड, अ सेल, अ रजिस्टर, अ की एंड एन एमीटर आर अरेंज्ड एज शोन इन द सर्किट डायग्राम ऑफ फिगर। द करंट रिकॉर्डेड इन द एमीटर विल बी। ओके, तो हमें यहाँ पे कुछ 3 सर्किट डायग्राम्स दिखाई दे रही है, 1, 2 एंड 3। तो तीनों में एमीटर, की, रेजिस्टेंस एंड बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है, सेल कनेक्टेड है, सॉरी। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि करंट रिकॉर्डेड इन द एमीटर विल बी मैक्सिमम इन 1, मैक्सिमम इन 2, मैक्सिमम इन 3 एंड सेम इन ऑल केसेस। ओके, सो फ्रेंड, इन तीनों डायग्राम को जब हम लोग ठीक से देखते हैं तब हम लोग ये नोटिस यहाँ पे करते हैं कि सारे जो यहाँ पे क्या कह सकते हैं उनको कंपोनेंट्स जो है, यानी कि एमीटर, रेजिस्टेंस और की, सारे यहाँ पे सीरीज में लगाए हैं ना। सिर्फ उनका सीक्वेंस थोड़ा सा आगे पीछे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों को ठीक से समझना चाहिए कि इन तीनों डायग्राम्स में, है ना, जो सारे कंपोनेंट्स है वो लगाए गए हैं सीरीज में। इसी की वजह से इनमें से जो करंट फ्लो होगा वो सेम अमाउंट का होगा, है ना, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम अमाउंट का करंट पूरे सर्किट में फ्लो होता है। So yes, the answer will be option number D, the same in all the cases. Question number 2. In the following circuits, heat produced in the resistor or a combination of resistor connected to 12 volt battery will be. ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो 3 डायग्राम्स हम लोग देख रहे हैं, इन तीनों डायग्राम्स में 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है। और हमें पूछा गया है कि ये जो रजिस्टर है यहाँ पे या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है, तो वहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगी उससे रिलेटेड स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं। हमें कहा गया है द हीट प्रोड्यूस विल बी सेम इन ऑल केसेस। ऑप्शन नंबर बी में कहा है इट विल बी मैक्सिमम इन केस 1। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है हीट प्रोड्यूस इज मैक्सिमम इन केस 2। ऑप्शन नंबर डी में बताया गया है इट विल बी मैक्सिमम इन केस 3। ओके, सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हीट प्रोड्यूस होती है किसी भी सर्किट में, वो किससे रिलेटेड होती है, ये आपको यहाँ पे ठीक से पता होना चाहिए। जूल्स हीटिंग लॉ में हम लोगों ने देखा है कि हीट प्रोड्यूस जो होती है जब इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है सर्किट से, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड हीट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम एट फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो इन तीनों पैरामीटर पर ये हीट डिपेंड होती है, यानी कि हीट जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग, उसका फॉर्मूला हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर टी, है ना। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट अबाउट द हीट। ओके, तो इस तीनों कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से लगाए गए हैं। हाँ, हालांकि एक बात हम लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है तीनों सर्किट में वो सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है और टाइम भी सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। बाय ओम्स लॉ में पता है कि V इज इक्वल्स टू आई आर ऐसा होता है, यानी कि V अपॉन आर हम लोग I की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो ये वैल्यू में अगर इसमें पुटअप करता हूँ तो हीट का हमें एक दूसरा फॉर्मूला इस तरीके से मिलता है, V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर इंटू टी। इस फॉर्मूला मैंने I की वैल्यू V अपॉन आर पुटअप कर दी। तो यहाँ पे ये R और ये स्क्वायर का साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हीट का ये फॉर्मूला भी आप लोगों को पता होना चाहिए, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। अभी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए इन तीनों डायग्राम के बारे में कि देखो तीनों डायग्राम में V यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यहाँ और टाइम भी सेम है। तो यहाँ पे जो हीट कैलकुलेट होगी तीनों कंडीशन में वो डिपेंड होगी इस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पर, यानी कि तीनों डायग्राम में अभी अगर इस फॉर्मूला का अगर हम लोग यूज़ करते हैं, इस फॉर्मूला में R जो है रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में है, तो हमें चाहिए कि मैक्सिमम कहाँ पे ये पूछा गया है। तो भाई देखो, जब डिनोमिनेटर कोई भी रेशियो अगर होता है तो उस रेशियो में अगर डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से, उस रेशियो की वैल्यू बड़ी होती है। तो डिनोमिनेटर इतना जितना छोटा होगा उतना हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ना इन तीनों सर्किट में जो रेजिस्टेंस यहाँ पे है तीनों सर्किट में वो कितना है वो देखेंगे। तो पहले सर्किट में रेजिस्टेंस यहाँ पे है 2 ओम का, दूसरे सर्किट में जो दोनों रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्टेड है, और हमें पता है कि सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम लोग दोनों की या जितने भी रेजिस्टेंस है उनकी एडिशन कर देते हैं। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा 2 + 2 यानी कि होगा 4 ओम का। ओके, तो यहाँ का टोटल रेजिस्टेंस है 4 ओम, ठीक है, 4 ओम का। यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेस है वो पैरेलली कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। तो पैरेलली जब कनेक्टेड होते हैं तो
इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम लोग 1/R1 प्लस 1/R2 इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो इट विल बी 1/RP इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2। तो 1/RP इज इक्वल्स टू हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1, तो RP इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहाँ पे इस सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो है यहाँ पे 1 ओहम। ओके, तो फ्रेंड्स अभी हमें तीनों सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो पता है, और इस फॉर्मूला को अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो जो न्यूमरेटर है इस रेशो का वो तो सेम है तीनों कंडीशन में, V सेम है, T सेम है। तो हीट प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस, जितना कम रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा इस फॉर्मूला से रिलेटेड तो उतनी ज़्यादा हीट वहाँ पे प्रोड्यूस होगी। अगर V और T सेम है तभी की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो पहले इसमें था 2 ओहम, सेकेंड केस में 4 ओहम और थर्ड केस में सिर्फ 1 ओहम का रेजिस्टेंस है। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग हीट कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों से हीट ज़्यादा हमें यहाँ पे मिलेगी, यानी कि इट विल बी मैक्सिमम इन केस 3। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। तो जिसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, इट विल बी मैक्सिमम इन केस 3। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से फैक्टर पर हीट डिपेंड है। उसके बाद में यहाँ पे इस कंडीशन में V पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर दिया इस तरीके से। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को अगर हम लोग देखते हैं, अगर V और T सेम है तो हम ये सारा डिपेंड होगा इस रेजिस्टेंस, ठीक है ना। सो ठीक से समझ लीजिए इस क्वेश्चन नंबर 2 को। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन। ओके, सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कौन से फैक्टर पर डिपेंड है ये हमें यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं लेंथ, शेप, थिकनेस ऑफ द वायर या फिर नेचर ऑफ द मटेरियल। तो फ्रेंड सबसे पहले हमें इस कंसेप्ट के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है। फ्रेंड्स हमने देखा है कि कंडक्टर कोई भी होता है उसमें से जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा उसका मीन्स कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी और उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये जो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है जिसकी वजह से अपोज टू द फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो फ्रेंड देखिए रेजिस्टेंस जो होता है हर मटेरियल का डिफरेंट होता है, जैसे कि गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, है ना, एल्यूमिनियम, सभी का जो रेजिस्टेंस होगा वो डिफरेंट होगा। तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है किसका कम है ये कौन से बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया गया, 1 यूनिट लेंथ का इस 1 यूनिट लेंथ इस डायमेंशन का एक कंडक्टर लिया गया, मीन्स सारे मटेरियल के कंडक्टर लिए गए, उनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी सेम रखा गया था, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एंड यूनिट लेंथ। और फिर इस पर्टिकुलर लेंथ और क्रॉस सेक्शन का जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना है वो कैलकुलेट किया गया, और इस डायमेंशन में जो रेजिस्टेंस होता है उस पर्टिकुलर मटेरियल का उसको ही हम लोग कहते हैं उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी। प्लीज नोट दिस थिंग। ओके, सो रेजिस्टिविटी क्या होती है, उस पर्टिकुलर मटेरियल की ऐसी वैल्यू रेजिस्टेंस की जो कि पर्टिकुलर लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे हमें मिली है। तो ये जो रेजिस्टिविटी होती है ये डिपेंड होती है नेचर ऑफ मटेरियल पर, क्योंकि रेजिस्टिविटी जब कैलकुलेट की तब सभी जो मटेरियल थे उनकी लेंथ सेम थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम था। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिपेंड किसकी है कि उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसके ऊपर डिपेंड होता है ये। तो रेजिस्टिविटी जो कंसेप्ट है वो डिपेंड नहीं होता लेंथ पर भी और नहीं होता थिकनेस पर भी, क्योंकि रेजिस्टिविटी जब कैलकुलेट की जाती है तो सारे जो मटेरियल्स है उनकी लेंथ सेम होती है, यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, शेप का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड होती है नेचर ऑफ मटेरियल पर। एक और फैक्टर है जिसके ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड होती है और वो है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर। इन दोनों फैक्टर पर किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल की रेजिस्टिविटी डिपेंड होती है। रेजिस्टिविटी ये मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, हर मटेरियल की अलग है, गोल्ड की रेजिस्टिविटी अलग है, सिल्वर की अलग है ना, आयरन की अलग है। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या कंसेप्ट है। तो ये जो डिस्कशन हम लोगों ने किया अभी हम लोग कह सकते हैं कि भाई देखो रेजिस्टिविटी है दैट विल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। यहाँ पे अगर टेम्परेचर भी ऑप्शन रहता था वो भी यहाँ पे राइट होता था, क्योंकि रेजिस्टिविटी इन दोनों फैक्टर पर डिपेंड होती है। तो चलिए फ्रेंड डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब. Number of electron passing through the cross section of the filament in 16
सॉरी यहाँ पे ना थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पे चाहिए था 16 सेकेंड्स वुड बी रफली। तो भाई देखो एक बल्ब है यहाँ पे इस तरीके से बल्ब है, उसका फिलामेंट होगा, तो इस फिलामेंट से जो करंट पास हो रहा है करंट, तो उसकी स्ट्रेंथ है 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। कितने टाइम के लिए पास हो रहा है, तो वो पास हो रहा है 16 सेकेंड के लिए पास हो रहा है। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि 16 सेकेंड के लिए अगर इतने एम्पियर का करंट इस फिलामेंट से पास हो रहा है तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे इस पर्टिकुलर फिलामेंट से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास हो गए इस पर्टिकुलर टाइमिंग में इतने एम्पियर के करंट के लिए, ये हमें यहाँ पे पूछे गए। तो फ्रेंड करंट आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज करंट, करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो करंट का हम लोग आई का फॉर्मूला लिखते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम, कि पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। और ये चार्ज भी टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, चार्ज होता है ये इलेक्ट्रॉन्स का, तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो टोटल चार्ज होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो कैलकुलेट होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना, इतना कूलम का चार्ज वहाँ पे होता है। ओके तो डिवाइडेड बाय टी, यानी कि अभी हमारा जो फॉर्मूला बन गया है वो कुछ इस तरीके से I इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय टाइम। तो वैल्यूज पुटअप करता हूँ मैं, I कितना दिया है 1, है ना, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही फाइंड आउट करना है, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है भाई 16। तो 16 को मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ तो इट विल बी 16 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 16 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। सो 1.6 10⁻16 होता है, तो दिस विल बी 10। तो अभी यहाँ पे ये इधर कैलकुलेशन करता हूँ मैं, 10 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻19, है ना। तो यहाँ पे डिवीजन है ना, यहाँ पे डिवीजन है, बेस सेम है, तो पावर की क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। सो इट विल बी 10⁻1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये हो जाएगा 10⁻1 प्लस 19 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा 10⁻20 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर दिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 10⁻20। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको ठीक से समझ में आया, इसलिए आपको ना ये करंट वाला कंसेप्ट ठीक से पता होना चाहिए। करंट क्या है, करंट होता है चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम। और ये टोटल चार्ज कैसे होता है भाई, देखो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो बस वैल्यूज पुटअप करने के बाद आपको सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करने हैं और आपको आंसर मिलेगा 10⁻20। तो देखते हैं ऑप्शंस, तो पहले ही ऑप्शन में हमारा आंसर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैव बीन प्रॉपरली कनेक्टेड। ओके, तो हमें इन चारों में से ऐसा सर्किट डायग्राम ठीक से आइडेंटिफाई करना है कि जहाँ पे सारे कंपोनेंट्स ठीक से लगे हैं। तो चलिए देखते। तो फ्रेंड इन चारों डायग्राम को अगर आप लोग ठीक से देखते हो तो यहाँ पे आपको कुछ कंपोनेंट्स नजर आएंगे, जैसे कि यहाँ पे सेल नजर आ रहा है चारों जगह पे, है ना। उसके बाद में आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे की हर जगह पे, है ना। उसके बाद में आप लोगों को दिखाई दे रहा है वोल्ट मीटर सभी डायग्राम्स में, ठीक है। उसके बाद में एमीटर भी दिखाई दे रहा है हमें, और उसके बाद में रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। तो चलिए किस डायग्राम में ठीक से अरेंज है ये यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स कि ये जो सेल होता है उसके बाद में की होती है और उसके बाद में रेजिस्टेंस होता है, तो वो हम लोग सर्किट में किसी भी जगह पे लगा सकते हैं। उसका कोई प्रॉपर ऐसा मीन्स लॉजिक नहीं होता कि यहीं पे लगाना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस भी वैसे ही है, हम लोग उसको पैरेलल भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर सीरीज में भी लगा सकते हैं। सेल का भी वैसे, की का भी वैसे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ, लेकिन ये जो दोनों कंपोनेंट आप लोग सभी डायग्राम में देख रहे हैं, वोल्ट मीटर और एमीटर, तो इनको लगाने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो वोल्ट मीटर होता है वो क्या मेजर करता है। तो वोल्ट मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो अगर 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है तो वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में पैरेलल ही लगाया जाता है। प्लीज नोट दिस थिंग, है ना। तो वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। उसके बाद ये जो दूसरा यहाँ पे डिवाइस आप लोग देख रहे हो,
दैट इज द एमीटर, वो मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है फ्रेंड्स ये। तो अगर इसको करंट मेजर करना है इसीलिए वो हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि उसमें से कितना करंट पास हो रहा है तभी हमें उसकी वैल्यू ठीक से पता चल सकती है। तो एक बात आपको ठीक से समझना है, वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। उसके अलावा एक जो थर्ड पॉइंट है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये भी जो वोल्ट मीटर या फिर एमीटर होते हैं उनके भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, और लगाते समय सर्किट में ज्वाइन करते समय जो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्टेड होना चाहिए, और जो वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल है वो सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए। उसी तरीके से एमीटर का भी होता है, एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए और एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए। ये तीनों बातों को हमें यहाँ पे ठीक से अभी आइडेंटिफाई करना है। डायग्राम नंबर 1 को अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड किया गया है, तो इसी की वजह से दिस इज रॉन्ग डायग्राम। डायग्राम नंबर 2 में हम लोग देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्ट है और एमीटर सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ तक तो ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे ठीक है। अभी कनेक्टिविटी देख लेते हैं। वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, यस दैट्स नाइस। वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, वेरी गुड। एमीटर का भी नेगेटिव कनेक्टेड टू द नेगेटिव, एमीटर का पॉजिटिव कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। सो यस, सारे कनेक्शन यहाँ पे ठीक है। सो डायग्राम नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट डायग्राम है। ओके, डायग्राम नंबर 3 और 4 भी यहाँ पे देख लेते हैं। 3 में भाई देखो ये वोल्ट मीटर ही यहाँ पे सीरीज में लगाया था, तो दिस इज रॉन्ग। और डायग्राम नंबर 4 में एमीटर तो सीरीज में है, वोल्ट मीटर पैरेलल है, यहाँ तक तो ठीक था। तो यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे थी? इसका पॉजिटिव टर्मिनल देखते हैं, हाँ भाई ये तो कनेक्टेड है टू द पॉजिटिव। इसका नेगेटिव देखते हैं, यस इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द नेगेटिव, यहाँ तक तो ठीक था। एमीटर का पॉजिटिव देखिए यहाँ पे नेगेटिव को कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे मिस्टेक हुई है। तो ये जो डिवाइस है वो ठीक से अरेंज नहीं किया गया है इस सर्किट में। तो चारों डायग्राम का स्टडी करने के बाद हम लोगों ने देखा कि डायग्राम नंबर जो 2 है वो करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके ऊपर हम लोग टिक करेंगे। तो ये तीनों पॉइंट प्लीज ठीक से समझ लीजिए। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। एमीटर मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट, सो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। और कनेक्ट करते समय दोनों का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइंट होता है, और दोनों का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो सेल के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन होता है। इतना अगर आपको पता है तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। तो दैट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5।